नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सत्रीय सैन्य वार्ता का एक और दौर आज होगा और इसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष बिंदुओं से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ने का भी ध्यान दिया जाएगा। वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष पर मोल्डो सीमा बिंदु पर सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और आपको ये भी बता दें कि आज की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह स्थित में 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन करेंगे और भारतीय पक्ष से उम्मीद की जा रही है कि वो देपसांग बुलंगे डेमचोक में मुद्दों के समाधान के लिए दबाव डालने के अलावा टकराव वाले शेष बिंदुओं से जल्द सैनिकों की वापसी की मांग करेगा। दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी। वार्ता के कुछ दिनों बाद दोनों सेनाओं ने गोगरा में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की, जिसे इस क्षेत्र में शांति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ये जानकारी भी सामने आई है कि महीने पहले भी उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC को लगभग 100 सैनिकों द्वारा पार किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के सैनिकों के बीच तनातनी की घटना हुई थी। थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य निर्माण और बड़े पैमाने पर तैनाती को बनाए रखने के लिए नए बुनियादी ढांचे का विकास चिंता का विषय है। उन्होंने ये साफ कहा कि यदि किसी चीनी ने सेना सर्दियों के दौरान भी तैनाती बनाए रखती है तो इससे नियंत्रण रेखा जैसी स्थिति हो सकती है। हालांकि सक्रिय LOC जैसा नहीं होगा जैसा कि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डेनमार्क समक्ष मेटे के आपको बता दें कि 7 नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा कारोबार निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की है। और आपको ये भी बता दें कि PM आज सुबह भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, जहां विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनकी आगवानी भी की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे के बीच पिछले साल स्थापित हरित सामरिक गठजोड़ के प्रगति की समीक्षा किए जाने की संभावना भी है। वहीं गौरतलब है कि 28 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से हुई शिखर बैठक में भारत और डेनमार्क ने हरित सामरिक गठजोड़ स्थापित किया था। दोनों पक्ष आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और बहुसत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले फेडरिक्सन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की थी। इसके बाद राष्ट्रपिता भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक्सन का स्वागत भी किया और जहां डेनमार्क ने प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता से पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी भेंट की थी। आपको बता दें कि भारत और डेनमार्क के मजबूत कारोबारी और निवेश संबंध हैं। भारत में डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच नवीनकरण ऊर्जा, स्वच्छ औद्योगिकी और कचरा प्रबंधन, कृषि जैसे कई मुद्दे रहे हैं और क्षेत्र में मजबूती का सहयोग भी रहा है। दिल्ली की राजधानी, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट भी है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हॉस्टल और गेस्ट हाउस पर भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि किराएदारों के वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। आगामी त्योहारों के सीजन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में गश्त तेजी कर दी है और नवरात्रि त्योहारों के सीजन में भी शुरुआत का प्रतीक बताया जा रहा है।
है। इसकी शुरुआत गुरुवार को हुई। हालांकि इस बार कम संख्या में स्थानीय बाजारों और मंदिरों में भीड़ उमड़ी। दिल्ली में चल रहे समारोहों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक स्थानीय दुकानदार ने यह भी कहा कि लोगों की भारी भीड़ के कारण हमेशा किसी अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है और जब हम अपने क्षेत्र में वर्दी में पुरुषों को गश्त करते देखते हैं तो हम खुद को भी सुरक्षित महसूस करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी को भी भंडाफोड़ किया था और 7 संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया था, जो इस त्योहार के सीजन के दौरान देश में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। आरोपित अब पुलिस की हिरासत में बताए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले में लक्सर के सुल्तानपुर में 10 अक्टूबर को होने वाली मुख्यमंत्री की जनसभा से लोगों को कई उम्मीदें हैं। क्षेत्र के लोगों को सुल्तानपुर क्षेत्र में पचलेश्वर महादेव और मंदिर के पास से बहने वाली पश्चिम मुहानी बाणगंगा में गंगा से पानी छोड़े जाने और सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिए जाने सहित 1 दर्जन विकास योजनाओं की घोषणाओं की भी उम्मीदें की जा रही हैं। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को लक्सर के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा प्रस्तावित है और इसके लिए पुलिस ने प्रशासन ने लगभग सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री से सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिए जाने, लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल का दर्जा समेत अनेक विकास योजनाओं पर घोषणा होने की भी उम्मीद जताई हुई है। आपको ये भी बता दें कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आज भी लक्सर क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों की तैयारियां खेतों और सड़कों पर ही करनी पड़ती हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लक्सर में खेल स्टेडियम की सौगात भी देंगे और हर साल बरसात के दिनों में ग्रामीणों की नदियों में डूबकर मौत हो जाती है। उन्हें उम्मीद है कि लक्सर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल पुलिस या फिर SDRF की यूनिट की घोषणा करेंगे। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि क्षेत्र के छात्र और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को यह भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुल्तानपुर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की सौगात दे सकते हैं।